हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। तो आज हम बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स में हमारे सिलेबस में आता है ईयर एंड आइज़। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में हम आइज़ से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ईयर पढ़ाऊँगी। तो इस वीडियो में आइज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस, डिफेक्ट्स और वो डिफेक्ट्स को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, और ईयर के बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट्स और उसके फंक्शंस। तो सबसे पहले हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन्स हमें पता है कि आइज़, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन ये सारे सेंसिटिव है टू लाइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल एंड टच। और इसके साथ और भी सेंस ऑफ बैलेंस, बॉडी मूवमेंट्स, हंगर, थर्स्ट एंड पेन और बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये जो सारे ऑर्गन्स हैं जिसके सेंसरी सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, वो उसको कैटेगराइज्ड कैसे किया जाता है, रिसेप्टर्स में। अब रिसेप्टर्स जो हैं वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक स्टिमुलस रिसीव करता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स, केमो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इन सबका क्या क्या मतलब है। मैकेनो रिसेप्टर्स मतलब कि रिसेप्टर्स ऑफ टच और प्रेशर ऑफ स्किन ड्यू टू मैकेनिकल चेंज। केमो रिसेप्टर्स मतलब रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट और स्मेल ऑफ द नोज। फोटो रिसेप्टर्स का मतलब होता है आईज, जो रॉड्स एंड कोन्स हमारे रेटिना में, आई के रेटिना में होते हैं, वो जो लाइट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स मीन्स हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन। फोनो रिसेप्टर्स मतलब है कि रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग और साउंड, स्पेशली ईयर्स। तो ये सारे जो हैं इनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे आईज। आईज क्या होता है उसके हम एनाटॉमी पूरा पढ़ेंगे, सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स एंड ऑल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑर्बिट्स। The two eyes are located in the deep sockets or orbits on the front side of the head. Each eye is in form of a ball and can be rotated with the help of 6 muscles. तो orbits जो है वो सॉकेट्स होते हैं जहाँ पर हमारे आईज लोकेटेड होते हैं। ठीक है, वो बहुत ही डीप सॉकेट्स होते हैं और हमारे आई का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आईलिड्स। Upper and lower movable eyelids protect the outer surface of the eyes and can shut out light. Each eyelid carries outwardly curved eyelashes which prevent falling of larger particles into eye. तो यहाँ पर ये eyelashes का एक फंक्शन हो सकता है कि it prevents falling of larger particles into eyes. और eyelids जो क्या करता है कि वो हमें outer surface, जो भी अगर outer surface से जो कोई डस्ट एंड ऑल है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे आईज को और लाइट को शट कर सकता है। फिर उसके बाद आईब्रोज, ऑल्दो वर्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ द आई, दीज आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव, दे प्रिवेंट द रेन ड्रॉप्स और ट्रिकलिंग पर्सपिरेशन फ्रॉम गेटिंग इनटू द आईज। आईब्रोज जो है वो आईज में नहीं आता है, आईज के पार्ट में नहीं आता है, फिर उसके स्ट्रक्चर में नहीं आता है, लेकिन आईब्रोज जो है वो आईज को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है कि जब रेन ड्रॉप्स से या फिर पर्सपिरेशन से, स्वेट से, उन सब से आई को वो प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद आता है टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स को हम लैक्रिमल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये जो है हमारे अपर साइडवर्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट में लोकेटेड है। आप ये फोटो में देख सकते हैं, लैक्रिमल सैक, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल डक्ट, डक्ट ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इनको हम बोलते हैं टीयर ग्लैंड्स और लैक्रिमल ग्लैंड्स। तो ये 6 to 12 डक्ट्स होते हैं जिसमें से सिक्रीशन होती है ओवर द फ्रंट सरफेस। तो ये इसको टीयर ग्लैंड्स इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इन्हीं ग्लैंड से जो टीयर्स सिक्रीट होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मूवमेंट्स ऑफ द आईलिड्स, blinking, spread the liquid which mainly serves as lubricant. Tears also keep the front surface of the eye clean by washing away dust particles. They also have an antiseptic property to the enzyme lysozyme which kills the germs. ठीक है, इनको हम enzymic tears भी बोल सकते हैं। lysozyme जो है वो एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है जो जर्म्स को किल करता है। फिर उसके बाद टीयर डक्ट्स। These ducts drain off the liquid into a sac lying at the inner angle of the eye. A nasolacrimal duct conducts the secretion into the nasal cavity. तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम रोते हैं, ठीक है, तो फिर हमारी जो नोज होती है उसमें एक अलग सी सेंसेशन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि टीयर डक्ट्स जो है वो जो लिक्विड ड्रेन ऑफ करता है एक सैक में, ठीक है, जो कि आई के थोड़ा इनर एंगल में होता है, फिर वहां से नाजो लैक्रिमल डक्ट में जाता है जो कि हमारे नाजल कैविटी में होता है, जैसे कि आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। ठीक है, नाजो लैक्रिमल डक्ट और
लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वही टीयर डक्ट के बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अब फंक्शंस क्या है टीयर्स के? इट लुब्रिकेट्स द सरफेस ऑफ द आई, इट वॉशेस अवे डस्ट पार्टिकल्स, हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स एंड कम्युनिकेट्स इमोशंस। फिर उसके बाद है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो है वो एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि आई के जो फ्रंट पार्ट होता है वो पूरा कवर करता है, ठीक है। इट इज कंटिन्यूअस विद द इनर लाइनिंग ऑफ द आईलिड्स। ओवर द कॉर्निया इट इज रिड्यूस्ड टू अ सिंगल लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट एपिथेलियम। ये एक ट्रांसपेरेंट एपिथेलियम है जो कि बहुत ही थिन लेयर है या फिर हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन है जो कि आई के फ्रंट पार्ट को ये पूरा कवर कर देता है। फिर उसके बाद अब हम इसके पढ़ेंगे आई बॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आई बॉल का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होते हैं। एक होता है आउटर स्क्लेरोटिक लेयर, मिडिल कोरॉइड लेयर एंड इनर रेटिना। तो फिर स्क्लेरोटिक लेयर को हम स्क्लेरा भी बोलते हैं, जो कि टफ फाइब्रस टिश्यू से बनते हैं और वो व्हाइट इन कलर होता है। ये जो व्हाइट पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटिक लेयर, जो कि विजिबल होता है थ्रू कंजक्टिवा। कंजक्टिवा को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट एपिथेलियम होता है, लेकिन हमारा जो व्हाइट पोर्शन है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटिक लेयर। इट बल्जेस आउट एंड बिकम्स ट्रांसपेरेंट इन द फ्रंट region where it covers the colored part of the eye. This part is called the cornea. तो ये जो colored part होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है फ्रंट रीजन में, उसके बाद वो जो colored part जो हमारा आई का colored part होता है उसको जो कवर करता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। आप यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। कॉर्निया, कंजक्टिवा, स्क्लेरा एंड रेटिना, ठीक है। फिर उसके बाद समटाइम्स द कॉर्निया ऑफ सम पेशेंट्स becomes opaque and non-functional. In such cases, the defective cornea can be replaced by a healthy cornea from a donated eye. तो बहुत बार क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है वो ओपैक हो जाता है और नॉन फंक्शनल होता है, जिसकी वजह से हम कुछ देख नहीं पाते। लेकिन ये जो डिफेक्टिव कॉर्निया होता है ये एक हेल्दी कॉर्निया से रिप्लेस हो सकता है। फिर उसके बाद आता है कोरॉइड लेयर। The choroid layer is literally supplied with blood vessels for providing nourishment to the eye. It contains a dark black pigment melanin which prevents light rays from reflecting and scattering inside the eye. In the front of the eye, the choroid expands to form the ciliary body containing circular muscles. The smooth muscles in the ciliary body alter the shape of the lenses. जो choroid layer होता है उसमें ज़्यादातर blood vessels होते हैं जो कि आई को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये इसका फंक्शन है choroid layer का, that it provides nourishment to the eye. और एक डार्क ब्लैक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेलानिन, और ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये जो है लाइट रेज को प्रिवेंट करता है और रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है, और हमारे आई में स्कैटर कर देता है। फिर उसके बाद ये आई के फ्रंट पोर्शन जो है वहाँ पर कोरॉइड लेयर जो होता है वो सिलियरी बॉडी में एक्सपैंड हो जाता है। मैं आपको अभी डायग्राम से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिलियरी मसल्स, ठीक है। और यहाँ पर इस डायग्राम में आपको ये दिखेगा सिलियरी बॉडीज, ठीक है। तो ये कोरॉइड लेयर जो होता है वो जब आई के सामने और पूरा एक्सपैंड होके जाता है तो उसको हम वो बन जाता है सिलियरी बॉडी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं। फिर इसके बाद आता है आइरीज। आइरीज हम सब जानते हैं कि कोरॉइड का एक एक्सटेंशन पार्ट होता है जो कि लेंस से कवर्ड होता है और उसके अंदर एक सर्कुलर ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। तो ये कलर्स में वैरी करता है, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक कलर ऑफ द आई रेफर्स टू द कलर ऑफ द आइरीज। तो ये आइरीज के बारे में आपको अच्छी तरह से यही जानना है कि आइरिस जो है वो कोरॉइड लेयर का एक्सटेंशन होता है जो कि लेंस से कवर्ड होता है और उसके अंदर एक सर्कुलर ओपनिंग होती है सेंटर में जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। अब आएंगे हम रेटिना। रेटिना को हम इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं जो कि सेंसिटिव टू लाइट होता है। इसके रेटिना के 2 सेंस सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड्स और एक होता है कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स क्या होता है, रॉड सेल्स जो होते हैं वो इनर एंड रॉड लाइक सेल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव टू डिम लाइट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कलर को रिस्पॉन्ड नहीं करते और इनका पिगमेंट क्या है, रोडोप्सिन या फिर हम बोल सकते हैं विजुअल पर्पल। ये ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं नाइट में। रॉड सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द रेटिना। फिर उसके बाद कॉन्स क्या है, ये सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। दे कंटेन द पिगमेंट आइडोप्सिन और विजुअल वायलेट। द कोन सेल्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू द येलो स्पॉट एंड इट इज एक्टिव इन डे। अब येलो स्पॉट क्या होता है, आईज में एक येलो स्पॉट होता है जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ बेस्ट विजन। The distribution of rods and cones is not uniform. A particular spot called the macula lutea or yellow spot lies at the back of the eye, almost at the center of on the horizontal axis of the eyeball. This spot contains the maximum number of sensory cells and particularly the cones.
तो ज़्यादातर येलो स्पॉट क्या है, येलो स्पॉट जो है उसमें रॉड्स एंड कॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए इसको हम मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं या फिर इसको येलो स्पॉट भी बोलते हैं। ये जो येलो स्पॉट होता है वो बैक ऑफ द आई होता है और पूरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होता है। ये देखिए, अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर ये है हमारा मैक्यूला ल्यूटिया जो कि है येलो स्पॉट, और ये सेंटर के पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आता है। और इसको हम रीजन ऑफ ब्राइटनेस विजन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कलर विजन भी है और ज़्यादातर इस स्पॉट में हमें मैक्सिमम ज़्यादातर सेंसरी सेल्स मिलेंगे जो कि होते हैं कॉन्स, और कॉन्स जो होते हैं उसमें पिगमेंट होता है आइडोप्सिन जो कि सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। फिर उसके बाद अब है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है कि ये जो एरिया होते हैं यहाँ पे कोई विजन नहीं होता है, इसमें कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो विजन। यहाँ पर नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से ये नो सेंसरी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो विजन। फिर अब इसके बाद आता है लेंस। तो लेंस जो होते हैं वो एक फ्लेक्सिबल बायकॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है जो कि प्यूपल के बिहाइंड होती है। अब ये जो लेंस है वो कैसे एडजस्ट होते हैं, क्योंकि वो जो सिलियरी मसल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सिलियरी मसल्स है और सिलियरी बॉडीज है, ये जो है ये लेंस को उसकी पोजीशन पे रखता है और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो सकता है। अगर हम डिफरेंट डिस्टेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट्स को व्यू करेंगे एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, तब जाके हमारे जो लेंसेज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सिलियरी बॉडीज। और हम ये बोल सकते हैं कि ये कोरॉइड लेयर के पार्ट में ये आता है लेंस। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे चैम्बर्स के बारे में। आई जो हमारे हैं उसके दो चैम्बर्स होते हैं, एक होता है एक्वस चैम्बर और एक होता है विट्रियस चैम्बर। एक्वस चैम्बर जो होता है वो फ्रंट चैम्बर होता है जो कि लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है। ये जो एक्वस चैम्बर होता है ये ज्यादातर क्लियर वाटरी लिक्विड से भरा हुआ होता है जो कि होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस का मतलब है वाटरी एंड ह्यूमर इज लिक्विड। तो ये एक्वस ह्यूमर जो है इसके दो फंक्शन है, एक तो है कि ये लेंस को मॉइस्ट रखता है और कोई फिजिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है एंड इट रिफ्लेक्ट्स लाइट। फिर उसके बाद आता है विट्रियस चैम्बर। विट्रियस चैम्बर जो है वो लार्जर कैविटी ऑफ द आईबॉल का है क्योंकि वो बिहाइंड द लेंस आता है और ज्यादातर इसमें ट्रांसपेरेंट जेली लाइक थिकर फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ये इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये आईबॉल को शेप में रखता है जो कि होता है उसका स्पेरिकल, और उसका दूसरा फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स द रेटिना एंड इट्स नर्व एंडिंग। यहाँ पर इस डायग्राम में देखने से पता चल रहा होगा कि जो विट्रियस ह्यूमर है उसी में येलो स्पॉट भी है, और ये जो विट्रियस ह्यूमर होता है वो ज़्यादातर आईबॉल का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करके रखता है। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन। ये लाइट अडेप्शन और डार्क अडेप्टेशन क्या होता है? जब फॉर एग्जांपल अभी हम लेंगे कि अभी हम एक रूम में है जहाँ पे बहुत ही ब्राइट लाइट है, ठीक है, और हम उस रूम से निकल के कोई एक डार्क रूम में चले गए, जैसे कि एक सिनेमा हॉल में चले गए जहाँ पे कोई भी लाइट्स नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने ये नोटिस किया होगा कि हमें प्रॉब्लम होती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने में थोड़े समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी जो विजन होती है वो क्लियर होती जाती है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट होती है इसको हम बोलते हैं डार्क अडेप्टेशन। ये क्यों होती है? क्योंकि हमारा रेडॉप्सिन की वजह से, जो कि रॉड्स का पिगमेंट है, और जो हमारे जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है, उसके वजह से हमें ये डार्क अडेप्टेशन होती है। फिर उसके बाद लाइट अडेप्टेशन क्या होता है? जब एक उसी का अगर हम एग्जाम्पल को अगर हम रिवर्स कर देंगे, अगर हम डार्क रूम से कोई ब्राइटली लाइटेड एरिया में या फिर रूम में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि एक डैजलिंग सा इफेक्ट आता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और कुछ सेकेंड्स बाद हम फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं लाइट अडेप्टेशन। और ये किसकी वजह से होता है? विजुअल पर्पल ऑफ द रॉड्स इज ब्लीच रिड्यूसिंग देयर सेंसिटिविटी एंड द प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट्स। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से लाइट अडेप्टेशन होता है। फिर उसके बाद अब आएंगे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आई, जिसको हम बोलते हैं एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मायोपिया क्या होता है। ये कंडीशन होता है जो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नियर ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होते हैं वो हमें अच्छी तरह से पूरा क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन जो दूर की चीजें होती हैं वो थोड़ी ब्लर हमें दिखाई देती है। तो ये जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं मायोपिया।
ठीक है। इसके रीजंस क्या है? 2 पॉसिबल रीजंस हैं। हमारी जो आई बॉल है वो फ्रंट से बैक तक थोड़ी लेंथेंड हो गई है, ये पहला है। और दूसरा हो सकता है कि लेंस जो है वो हमारा बहुत कर्व्ड हो गया। ये 2 रीजंस होते हैं, एक तो ये साथ में कभी हो सकता है या फिर ये अलग अलग होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये है मायोपिया, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये इमेज जो फॉर्म हो रही है जो वो रेटिना के फ्रंट में हो रही है, ठीक है। और अगर हम कॉन्केव लेंस लगा देते हैं तो इससे क्या होती है, जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो रेटिना पे फॉर्म होती है। तो ये होता है करेक्शन, ठीक है। कैसे हम ये किसको करेक्ट कर सकते हैं? कॉन्केव लेंस के थ्रू। यहाँ पे देखिए, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय सुटेबल कॉन्केव लेंस विच कॉजेज द लाइट रेज टू डाइवर्ज बिफोर दे स्ट्राइक द लेंस ऑफ द आई, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे हाइपेरोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ये कंडीशन में क्या होता है कि हमें पास की चीजें देखने में बहुत डिफिकल्टी होती है। इसके रीजंस क्या होता है? आई बॉल जो होता है वो फ्रंट टू बैक शॉर्टन हो जाता है, या फिर हमारे लेंस जो होते हैं वो बहुत फ्लैट हो जाते हैं। ये दोनों रीजंस हैं हाइपेरोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के। इसका हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? कन्वेक्स लेंस के थ्रू हम ये करेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हाइपेरोपिया का और मायोपिया का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एस्टिग्मेटिज्म। ये एक डिफेक्ट होता है जो कि क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं जिन पे हम फोकस करते हैं अपने आई से, लेकिन कुछ पार्ट्स होते हैं उसके वो ब्लर हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक अनइवन कर्वेचर सी फॉर्म हो जाती है हमारे कॉर्निया में। इसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ये कैसे करेक्ट कर सकते हैं? सिलेंड्रिकल लेंसेज लगाकर हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद और एक कंडीशन आती है या फिर डिफेक्ट है आई का, जिसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। ये ज्यादातर हमें ओल्डर पीपल में देखने को मिलती है कि वो ज्यादातर नियर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो लेंस होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी खोने लग जाती है, जिसकी वजह से उनको पास की चीजें इतनी अच्छी तरह से नहीं दिख सकती। और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? बाय प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। फिर हमारा आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का हम सभी पता है कि कंडीशन क्या होता है कि लेंस जो होती है वो ओपैक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें विजन बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाते हैं हम। और ये कैसे करेक्ट किया जा सकता है? सर्जिकली हम लेंसेज को रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम स्पेक्टिकल्स पहन के जो बहुत ही हाईली कॉन्वेक्स लेंस के होते हैं, ये सब करके हम ये करेक्ट कर सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? ये कंडीशन है जिसमें एक पर्सन जो है उसको डिम लाइट में दिखना थोड़ा डिफिकल्टी होता है उसमें नाइट के समय, क्योंकि नॉन फॉर्मेशन ऑफ द पिगमेंट विजुअल पर्पल ऑफ द रॉड्स, क्योंकि रॉड्स जो होते हैं वो ही डिम लाइट को फंक्शन कर सकते हैं और इसके एब्सेंस में ये फंक्शन नहीं हो सकता। सो दिस इज द रीजन ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। फिर उसके बाद आता है कलर ब्लाइंडनेस। ये कंडीशन है जिसमें ये बर्थ से ही होता है, ये कंडीशन, ये डिफेक्ट बर्थ से ही होता है कि हम कुछ कलर्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये ज्यादातर मेल्स में देखने को मिलती है और फीमेल्स में ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है। फिर उसके बाद आता है कॉर्नियल ओपेसिटीज। The cornea of some patients gets scared and turns opaque and non-functional. Such defects can cause anything from minor irritation to vision problems and even blindness. तो ये जो कॉर्नियल ओपेसिटीज क्या होती है कि जो कॉर्निया होता है वो ओपैक हो जाता है, ठीक है, पूरा फुल व्हाइट हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो प्रॉपर ब्लाइंड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एक हेल्दी कॉर्निया से इसे रिप्लेस कर देंगे तो ये कंडीशन ठीक हो सकती है। तो यहाँ पर हम यहाँ का जो आई का चैप्टर है ये यहीं पे खत्म होता है। इसमें सेंस ऑर्गन्स में हम आई के साथ ईयर भी पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको सजेशंस देना है कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर या फिर कोई भी चैप्टर्स के ऊपर, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और फिजिक्स के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई थी और उसके लिए बहुत सारे वीडियोस बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।